नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक बार फिर ईरान और इजराइल युद्ध के ऊपर आते हैं। पल पल में खबरें बदल रही हैं। सुबह से हमने तमाम मीडिया चैनलों पर जो चीज़ें देखी, उसमें सबसे पहले बात आई कि ईरान के विदेश मंत्री को मारने की पूरी साजिश तैयार हो गई थी। वो जिनेवा में यूरोपीय कंट्रीज़ के जो 3 देश थे उनके साथ मीटिंग के लिए गए हुए थे और वहाँ पर ये बात का खुलासा हुआ। वहाँ उन्हें मारने के लिए जो तैयारी थी, लेकिन कुछ गार्ड्स ने उनको बचा लिया। खैर, ये एक बात थी। दूसरी बात एक और चली कि नेतन्याहू सवेरे सवेरे जो खबर आई वो ये थी कि वो अमेरिका चले गए हैं। अमेरिका भागने की बात थी, वो अमेरिका भाग गए हैं। लेकिन वहाँ पर उनको भाग करके क्या मिलेगा ये सारी दुनिया जानती है। वो मदद मांगने गए होंगे, क्योंकि वो वहाँ का जो अखबार है एक अमेरिका का, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने इस तरह की खबर लिखी है कि इजराइल के पास इंटरसेप्टिक जो मिसाइलें हैं, जो हवा में मार करके मिसाइलों को गिरा देती हैं, वो मात्र 10 दिन का स्टॉक और रह गया है। वो सारी मिसाइलें आपको मालूम है कि अमेरिका के माध्यम से इजराइल तक आती हैं और फिर वो उनसे काम लेता है। आयरन डोम है और भी बहुत सारी जो सिस्टम है वो रखता है, लेकिन वो ईरान के हमले के सामने सारे नतमस्तक हैं। ईरान भी सोच समझकर बहुत सारी चीज़ें करता है। अभी जो बात सामने आई कि जिस तरह से इजराइल के पास 10 दिन का स्टॉक बताया गया, उसी तरह से ईरान के ऊपर भी अध्ययन करते हैं जो बहुत तमाम विश्लेषक हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं और जो ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बताते हैं। कोई ईरान पर बता रहा है कि जो मिसाइलें हैं उसके पास वो 3000 के आसपास हैं, कोई 2000 की संख्या बताता है। और एक जगह मैंने पढ़ा कि उस पर 8-9 हज़ार मिसाइलें हैं और उनमें से अभी मात्र 100 मिसाइलें छोड़ी गई हैं। आगे यदि उसने इसी तरह से अपने आप को साध कर धीरे धीरे चला तो उसके पास बहुत मिसाइलों का स्टॉक है और वो फिर शायद इजराइल को बर्बाद करने की तरफ बढ़ेगा। इसमें और मिसाइलें भी जो बताई गई हैं उनकी गति बहुत तेज़ है और शायद जो ध्वनि है उससे भी कई गुनी ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं। 5-6 मिनट के अंदर, अब ईरान कहाँ पर है, इजराइल कहाँ पर है, 5-6 मिनट के अंदर वो इजराइल पर दस्तक देती हैं। अब इस तरह की जो मिसाइलें, गतिशील मिसाइलें हैं जिनकी गति बहुत तेज़ है, उन्हें इजराइल तो क्या अमेरिका भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसकी जो आवाज़ जाती है, जो ध्वनि जिसको कहते हैं, ध्वनि के साथ से भी कई गुना ज़्यादा वो तेज़ चलती हैं। तो ऐसी मिसाइल को कौन रोक सकता है। तो यही वजह है कि नेतन्याहू अपनी जो कमज़ोरी है उसे छुपाने के लिए अमेरिका चले गए हैं। और उधर आज सुबह जो आज जंग का 9वां दिन था, तो सुबह 4 बजे के आसपास एक खबर आई कि इजराइल ने 4 मिसाइलें छोड़ी हैं जो 4 शहरों पर गिरी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें तेल अवीव भी शामिल है और उसमें दक्षिण इजराइल में भारी नुकसान होने की बात सामने आई है। इधर और भी कई एक चीज़ें सामने आ रही हैं। वो ये हैं कि इजराइल ईरान को शायद परख नहीं पाया कि उसकी क्षमता क्या है, युद्ध करने की क्षमता क्या है। वो केवल अब ढोल पीटता घूम रहा है कि उसने बम बना लिया है या वो बम बनाने जा रहा है। कोई इस तरह की ठोस जानकारी कहीं से नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, इस मामले में मैं भारत की जिक्र करूंगा कि भारत इस तरह के नाजुक जो मोड़ है इस पर चुप क्यों है। वो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं विदेश नीति के हिसाब से, वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और हमारा जो देश है, वो जो हमारी पुरानी सभ्यता है, कल्चर है, उस हिसाब से पुरानी जो सरकारें हैं उनकी जो व्यवस्था है वो ईरान के साथ ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा थे। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, मैंने कहीं सुनी थी, हो सकता है हमारे नए दर्शक और जो हमारे यंग दर्शक हैं वो तो शायद इन बातों को जानते ही नहीं होंगे। एक
1994 के आसपास की बात है, जब नरसिंह राव की सरकार थी भारत में, और उस समय पाकिस्तान के खिलाफ यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव लाने की बात थी। उस पर वोटिंग करने की जहां बात आ रही थी, तो उसमें ईरान को मनाने के लिए पूरी कहानी रची गई थी। मैं उस समय के जो विदेश मंत्री थे नरसिंह राव गवर्नमेंट में, उनका नाम था दिनेश सिंह। शायद हमारे बहुत सारे दर्शक जानते भी होंगे। दिनेश सिंह बहुत ही शानदार व्यक्तित्व थे, और वो जो कोई काम उनको सौंपा जाता था तो वो धुर जा कर के सारे काम करते थे। अब ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ उसके बारे में शायद लोग जानते नहीं होंगे। दिनेश सिंह उस समय बीमार पड़े हुए थे, और यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव आने वाला था कि जो आतंकी गतिविधियाँ पाकिस्तान चलाता है वो प्रस्ताव करे, तो उसको वीटो करने की बात थी। वीटो से मतलब उसके खिलाफ मतदान करने की बात थी। तब भारत के पक्ष में एक बड़ी बात हो जाती। तो उस समय क्या हुआ था कि दिनेश सिंह बीमार थे और एम्स में भर्ती थे। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि जब बड़े लोग बीमार होते हैं, थोड़ा भी सर्दी जुकाम हो जाता है या कुछ थोड़ा भी हो जाता है, तो उन्हें एम्स की शरण लेनी पड़ती है, आज भी और पहले भी। तो उस समय नरसिंह राव ने उस अपने विदेश मंत्री जो दिनेश सिंह थे, चुपचाप से उनके बिस्तर पर एक व्यक्ति, अननोन व्यक्ति लिटाया, और वहाँ से दिनेश सिंह को निकाल करके बाई एयरफोर्स का एक जहाज़ ईरान गया, और उसमें सारे अधिकारी गए और वो व्हील चेयर पर ले जाए गए। वहाँ तक जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी, तब तक किसी को कुछ नहीं मालूम था कि इसमें कौन जा रहा है, कौन आ रहा है एम्स में। और उसके बाद वो एयरपोर्ट गए, विशेष विमान था, चूँकि उसमें चेकिंग और उस तरह की तो कोई बात ही नहीं थी, इसलिए वो विशेष वायुयान से तेहरान पहुँचे। और तेहरान में जाकर के जब वो एयरपोर्ट पर उतरे, तो सूचना मंत्रालय के हिसाब से आप जानते ही हैं सारी सिक्योरिटी और सब चीज़ें होती हैं। वहाँ के विदेश मंत्री उन्हें लेने आए, और फिर वहाँ जाकर के सारी बातें हुई। तो वहाँ उस समय के राष्ट्रपति, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रधानमंत्री और जो बड़े जो नेता उनके ईरान के होते हैं, उनका नाम मेरे को शायद याद नहीं है, लेकिन कहानी सच्ची है इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आप बीमारी की हालत में तेहरान कैसे आए। तब दिन भर में 2-3 जगह बातचीतें हुई गवर्नमेंट के तमाम अधिकारियों के साथ, और उन्होंने दिनेश सिंह ने खुले मन से अपनी बात कही कि भाई देखिए, हम इस तरह से चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव, पाकिस्तान हमारे खिलाफ जो प्रस्ताव ला रहा है, उसका आपको अपोज करना है। तेहरान कितना शालीन देश है, सभ्यता वाला देश है। उसने दिनेश सिंह की बात को सुना और उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करिए, पाकिस्तान जब कोई प्रस्ताव लाएगा उसके खिलाफ हम वोट करेंगे, आप आश्वस्त होकर के यहाँ से जाइए। देखिए, आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी शिया समुदाय से रिलेटेड, उसकी 90% आबादी शिया है, बाकी और भी लोग रहते हैं, तो वो भी मुस्लिम कंट्री है। ऐसे में एक मुस्लिम कंट्री ईरान, जिसने उस समय हमारे सहयोग के लिए हामी भरी, और दिनेश सिंह सुबह गए थे और शाम को वापस आकर के उसी एम्स के बेड पर आकर के लेट गए, और फिर उनका इलाज चालू हुआ। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। जब यूनाइटेड नेशंस में महासभा की बैठक होने वाली थी, उस समय नरसिंह राव ने अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ और लोगों को, शायद हमारे जो कांग्रेस के जो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, मुस्लिम हैं, तो उनको भी भेजा था, और 2-1 लोग थे। तब जाकर के जब वहाँ प्रस्ताव लाया गया भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए, तो ईरान ने उस प्रस्ताव का खुल करके विरोध किया, और वो प्रस्ताव, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था, वो गिर गया। तो ये होती है कूटनीति, ये होती है विदेश नीति। आज की विदेश नीति इतनी लचर अवस्था में पहुंच चुकी है कि हमारा भारत कहीं कुछ है ही नहीं। आप देखिए, पाकिस्तान ने एक दिन कह दिया कि वो परमाणु बम दे देगा ईरान को इस्तेमाल करने के लिए। ये कितनी बड़ी बात, वो दे भी सकता है क्योंकि बॉर्डर पे ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। लेकिन जब जैसे ही ये बात चली, उसने अपनी बात कही, तो अमेरिका ने तत्काल
मुनीर साहब को बुला लिया, जो वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं, और उनको 2 घंटे तक लंच कराया और वहाँ करीब बातचीतें हुई और 3-4 दिन उनको अमेरिका में रखा, आप भगत की गई। तो ये सब किसके लिए था? अमेरिका की कूटनीति और राजनीति थी। वही अमेरिका हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ अभी अभी, उसमें उसने कह दिया कि नहीं, मैंने दोनों देशों को मना लिया है और मैं इस मामले में उनको दोनों देशों को मैंने रोक दिया है और सीज फायर करा दिया है। बार बार कह रहे, 14-15 बार कह चुके। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में कहा था कि मैंने ये कह दिया, वो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यहाँ के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने क्लियर किया कि प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत की है, तो इसका मना किया है कि भाई आपने, हम ना तो विदेश नीति में किसी तीसरे को चाहते हैं। तो ये सब जो विदेश सचिव है उससे कहलवाया जा रहा है। मोदी ने कुछ खुद तो नहीं कहा कि उन्होंने उनसे कोई बात करी है। खैर, उसके बाद मिस्त्री के बयान के बाद फिर ट्रंप ने कह दिया कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सीज फायर कराया है। तो अभी तक कह रहा है वो, जब मौका मिलता है तभी बोल देता है जो ट्रंप है वहाँ के राष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर के हमारे देश की जो लचर विदेश नीति है, मैं उस पर ख़ासतौर पर ये वीडियो मैं कभी और बनाऊंगा। तो ये लचर विदेश नीति है, ये कहाँ जा रही है? हमारे देश के आसपास नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और दूसरे देश हैं छोटे मोटे नीचे। तो इन देशों के जो लोग हैं, पाकिस्तान की खिलाफत के लिए आपने डेलीगेशन भेजे अपने अपने सांसदों के लिए, इन देशों में आपने क्यों नहीं भेजे? क्या विदेश नीति है आपकी जब आपके पड़ोसी आपके साथ नहीं है? आप दुनिया भर में भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं। अमेरिका तो खुल करके बेइज्जती कर रहा है। और किसी देश के राष्ट्राध्यक्षों ने आपके जो सांसदों की टीम गई थी उससे मुलाकात नहीं की। आपके सांसद केवल नाश्ता पानी करने गए थे, घूमने फिरने गए थे और कुछ नहीं था। खैर, ये बात अलग है, जब इस मुद्दे पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अब हम ईरान पर फिर आते हैं। तो ईरान ने जो सुबह बमबारी की उसमें तमाम शहर नष्ट हो गए हैं। आइफा का जो बंदरगाह है उसमें जो अडानी का शेयर है 70%, आज भी उस पर बहुत बुरी तरह से बमबारी की गई है। और उसके बाद शायद तेल अवीव भी है और नीचे के कुछ जो शहर हैं उनको भी ध्वस्त किया गया है। ख़ासतौर पर ईरान जो है इस समय इजराइल की जो अर्थनीति है उस पर, उन्होंने वहाँ के एक्सचेंज पर और वो जो मोसाद का वो जो उनका हेडक्वार्टर है उन पर, और माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है उस पर, आईटी हब है उसके सामने, उसकी भी बिल्डिंग को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो पूरी तरह से घुटनों पे ला दिया है। हालांकि हम मानते हैं कि अमेरिका ने उसको इतना साजो सामान दे रखा है कि वो अभी भी चुप नहीं बैठा है। अभी शाम होते होते हमने सुना है कि उसने 3 कमांडर इसके ईरान के 3 कमांडर ढेर कर दिए हैं और यहाँ हमला किया है। और ये एक उसके लिए उपलब्धि भरी खबर है कि उसने इस तरह की बात कही है। हालांकि अमेरिका ने अभी 2 हफ्ते का समय मांगा है कि हम जो है 2 हफ्ते बाद अपनी कार्रवाई के बारे में बताएंगे कि हमें ईरान के साथ युद्ध लड़ना है नहीं लड़ना है। हालांकि अमेरिका भी बट गया इस मुद्दे पर कि यदि ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो जो खाड़ी देशों में इनके 10-15 जगहों पर अमेरिका का जो बेड़े लगे हुए हैं, वहाँ वो ईरान की जद में होंगे और उन्हें पहले ख़त्म किया जाएगा। उसमें लगभग 60,000 के आसपास सैनिक हैं अमेरिका के जो काम कर रहे हैं। उसमें सऊदी अरब है और दूसरी कई एक जगह हैं जो ईरान के बिल्कुल आसपास हैं, 400-500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत नुकसानदायक होंगी। तो अमेरिका को बार बार सोचना पड़ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो इधर जो उसने इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर के, इंग्लैंड भी उसमें शामिल है, ये मिलकर के इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि भाई ईरान बम बना रहा है। तो उसका प्रूफ कहाँ है? मैं समझता हूँ कि भारत को इस समय उसी मुद्दे पर अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करना चाहिए। ईरान पर हमले को लेकर के ईरान के साथ आकर के उसको ये बोलना चाहिए कि वो
जो लोग हमला कर रहे हैं ईरान पर, वो ये बताएं कि बम के प्रूफ क्या हैं आपके पास। अब मैं आपको तुलसी गबार्ड हैं जो अमेरिका की जो खुफिया प्रमुख हैं, उन्होंने कई बारी ये कहा है कि नहीं, ईरान ने अभी तक कोई बम नहीं बनाया है। हाँ, उनकी प्लानिंग है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बम अभी तक नहीं बनाया। उन्होंने मिसाइलों के बारे में भी कहा है कि ईरान पर मिसाइलें बहुत सारी हैं, उसने बहुत सारी मिसाइलें बना रखी हैं, उनके स्टोर में हैं। लेकिन तुलसी गबार्ड की जो बात है उसको ट्रंप ने ही नकार दिया। वो बताइए कि जो अमेरिका का एक बड़ा अधिकारी है, महिला अधिकारी हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने जो बात कही है उसको नकार दिया है। अपने ही देश की जो खुफिया एजेंसी की मालिक हैं, उनसे कहा गया है कि उन्हें कुछ नहीं मालूम है। अब जो कुछ भी मालूम है ट्रंप को मालूम है, खुफियागिरी वो कर रही हैं। ट्रंप कह रहा है कि नहीं, उनकी बात सच नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो धोखा दे रही हैं अमेरिका को। भाई, जब इस तरह की बात है कि तुलसी गबार्ड धोखा दे सकती हैं अमेरिका को, तो बहुत सारे लोग तैयार हो गए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर सोवियत रूस जो था, सोवियत संघ जो था, उसका भी यही हाल हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए, जब गोर्बाचोव के ज़माने में ये सारी चीज़ें सामने आई थी तो पूरा USSR बिखर गया था। यूक्रेन भी उसी समय का बटा हुआ एक हिस्सा है। इस तरह से ये अमेरिका बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, दुनिया भर में फैला हुआ है वो बहुत। उसको जब आप नक्शे को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि ट्रंप ने ऐसी ही गलती करी गोर्बाचोव जैसी, तो निश्चित तौर पर वो अमेरिका को भी हाथ से खो देंगे और उनका ग्रेट अमेरिका बनाने का जो सपना है या जनता को भरमाने का जो सपना है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये युद्ध किधर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। हालांकि जो अब तक एनालिसिस और सबूत मिले हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि इजराइल का बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब ईरान के बारे में बार बार सवाल करते हैं विशेषज्ञ लोगों से पूछा जाता है कि ईरान क्या मध्य जो मिडिल ईस्ट है उसमें सबसे बड़ा ताकतवर देश बन के उभर रहा है। निश्चित तौर पर वहाँ है क्या, अरब जो है अमेरिका से प्रभावित हो रहा है पूरा, और जॉर्डन है और दूसरे ओमान है, और आपका मैं समझता हूँ साइप्रस भी है, और छोटे छोटे जितने भी देश हैं वो सब के सब अमेरिका से प्रभावित हैं। और अमेरिका जब कोई बात कहता है तो वो चुप हो जाते हैं। हालांकि जो टर्की है, टर्की के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ज़रूर ये बात कही है कि ईरान पर यदि हमला हुआ तो ये दुनिया तबाही के रास्ते पर आ जाएगी। शायद टर्की के राष्ट्रपति जानते हैं इस बात को कि ईरान के पास बहुत कुछ है। इधर रसिया, पुतिन कह रहे हैं बार बार कि हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। उनके रिसर्च सेंटर में हज़ारों की तादाद में रशियन लोग जो है जॉब पाए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वहाँ जब रिसर्च सेंटरों पर इजराइल की बमबारी हुई तो हमारा एक भी आदमी मारा गया तो हम देख लेंगे। इधर हमने कल भी एक वीडियो दिखाया था, चीन से रसद आ रही है पूरी तरह से। चीन के जहाज़ जब आते हैं तो वो रडार से गायब हो जाते हैं। इसको लेकर के हमारे भारतीय मीडिया में बड़ी तल्खी चल रही है। वो कहते हैं कि वो पूरी जो लेकर के आते हैं सामान, साजो सामान, और वो आते आते रडार से गायब हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता वो कब आए कब चले गए। तो ये जो बातें हैं बहुत मायने रखती हैं कि यदि इस समय जो एशिया की जो महाशक्तियां हैं उनमें रसिया है, चाइना है और उत्तरी कोरिया है और पाकिस्तान है, ये चार देशों ने तो बाकायदे अपने आप को कह दिया है कि हम ईरान के साथ हैं। अब बताइए, ये चार देश अपने अपने बम लेकर के वहाँ पहुँच गए, जहाँ भी जो भी बात होगी तो उसका फिर क्या होगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी जो विदेश नीति है उसमें हम भी सुधार कर सकते हैं। हम इस समय वास्तव में कहीं नहीं हैं। हमारी विदेश नीति इस समय आकर के इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि हम कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान से जो हमारा झगड़ा हुआ उस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ तमाम देश आ गए, लेकिन भारत के साथ कोई भी आदमी खड़ा नहीं है। एक भी सिंगल कंट्री, किसी ने
पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमारी जो सूचना हमने एकत्रित की है, तमाम जगहों से लिया है, इसमें यदि आपको कुछ तथ्य लगता है और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं आरबी सिंह यादव, थैंक यू वेरी मच।